Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today's topic is drive-in expression for the force exerted by two current carrying parallel infinite straight conductors. We are considering two infinite conductors C1 D1 and C2 D2. यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर्स लिए हैं C1 D1 एंड C2 D2. C1 D1 में करंट I1 कैरी किया हुआ है और C2 D2 ने करंट I2 कैरी किया हुआ है और C1 D1 की वजह से इसने करंट I1 कैरी किया हुआ है तो उसकी इन्फ्लुएंस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी. देयर इज इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड हाउ इट विल अफेक्ट ऑन C2D2 in the form of concentric circles. So here it be B1 and C2D2 carrying current I2 and magnetic field also here due to the current carrying straight wire, and this one will be the B2, that is B2 vector, but it is affecting C1 D1, that is why यहाँ पे लिया हुआ है B2 vector and यहाँ पे लिया हुआ है B1 vector. Okay, and along with the I1 पता है हमें, I2 पता है, C1 D1 की वजह से C2 D2 पे क्या इन्फ्लुएंस आ रही है, B1 मैग्नेटिक फील्ड, और C2 D2 की वजह से C1 D1 पे कौन सी इन्फ्लुएंस आ रही है, मैग्नेटिक, दैट इज B2 वेक्टर. और I1 B2 के साथ अब हम निकाल सकते हैं F1 बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ योर सेंट्रल फिंगर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट, direction of current, and first finger give you the direction of the magnetic field, then the thumb will provide you the direction of motion, that is the force induced by these straight conductor carrying current. ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की पूरा बेसिक स्टेटमेंट, पूरा ये कैसे अप्लाई होता है, प्लेलिस्ट में जाके आप इसकी वीडियो अलग से देख सकते हैं जो आपको पहले ही बताई हुई थी, बेसिक रूल्स टू डील विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद इस पे आ जाएगी F1 और इस पे आ जाएगी F2. तो वही सब चीज़ों में लिखा हुआ है दैट हमने दो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरी किए हुए C1 D1 C2 D2, करंट I1 I2 है, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस सेपरेट किए हुए हैं, यानी कि दोनों में डिस्टेंस R है. Both are placed at R distance apart from each other, and the two conductors will produce their own magnetic field B1 and B2. और ये जो two magnetic fields हैं, these are interact with each other and exert a force on each other. इस magnetic field की वजह से they exert force on each other, and that is the force acting per unit length निकालेंगे हम on conductor due to magnetic field B1 is given by, okay, force per unit length on the conductor C2D2, क्योंकि अब हम B1 की वजह से निकाल रहे हैं ना, और जो B1 है वो C1 D1 अप्लाई कर रहा है C2 D2 पे इन्फ्लुएंस, तो इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो फोर्स F2 आएगी वो कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो F2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू L इंटू बी. देखिए फोर्स क्या होती है, Q इंटू L क्रॉस B होती है. Q यहाँ पे जो करंट है वो हमने लिया हुआ है, या फिर ILB साइन थीटा होती है ना. तो sin theta would be the cross product of two, that is length into magnetic field into current. So F2 करंट इस C2D2 पे निकाल रहे हैं हम फोर्स. C2D2 ने करंट कैरी किया हुआ I2 पर यूनिट लेंथ है, सो लेट इट बी 1 इंटू कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, दैट इज B1. सिमिलरली अब ये डायग्राम मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई की हुई है, यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए थे, तो सिंपली एक ही सर्कल बनाने के लिए कि जब ये इसका जो कंसेंट्रिक सर्कल है यहाँ पे पहुँचेगा, ये B1 फील्ड अप्लाई कर रहा है, और C2D2 की वजह से C1 D1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड बी B2. और यूजिंग बायर-सावर्ट लॉ, जब हम बायर-सावर्ट लॉ यूज करेंगे, आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, magnetic field B1 due to the C1 D1. Okay, so when we apply Biot-Savart law, that would become mu naught upon 4 pi into 2 I1 divided by R. अब यहाँ पे I1 क्यों लिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो किसकी वजह से लग रही है, C1 D1 की वजह से, पर C2 D2 पर लग रही है. C1 D1 की वजह से लग रही है, C2 D2 पर लग रही है, इसीलिए फोर्स तो मैंने निकाली थी F2, पर बायोट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, C1 D1, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 डिवाइड बाय R. सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग 2 in 1.
अब यहाँ से b की वैल्यू उठा के मैंने फर्स्ट फोर्स में पुट कर दी, सो F2 इज इक्वल्स टू I2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाई आर। दैट इज अब F2 क्या आ जाएगी, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय C2D2 कंडक्टर वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई आर। So according to Fleming's left hand rule, direction F2 acts in the plane of paper and towards C1 D1, C2 D2 के परपेंडिकुलर होगी और C1 D1 के टुवर्ड्स अकर करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो देख के फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम निकालेंगे F1। ओके, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमने डायरेक्शन F2 की तो निकाल ली, अब हम F1 निकालेंगे, यानी कि C2D2 की वजह से C2D2 कंडक्टर जिसने I2 करंट कैरी किया हुआ है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 है जो इन्फ्लुएंस कर रही है C1D1 को, तो अब C1D1 पर फोर्स कितनी लग रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B2, दैट वुड बी एक्सपेल्ड बाय C2D2 कंडक्टर। सो ये आ जाएगी F1 इज इक्वल्स टू I1 कंडक्टर, क्योंकि फर्स्ट की निकाल रहे हैं हम, सो I1 इंटू पर यूनिट लेंथ है, सो L1 लिया है क्रॉस B2, क्योंकि फर्स्ट C1 D1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, सो दैट वुड बी B2। सो F1 यहाँ से कितना आ जाएगा I1 B2, दैट बी क्वेश्चन नंबर 3। एंड सेम जैसे कि हमने पहले बायोट सावर्ट लगाया था C1 D1 पर, बायोट सावर्ट लगा C1 D1 पर लगाया था हमने, ताकि हम B1 मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। अब हम C2 D2 पर निकालेंगे। C2 D2 की कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, B2। So applying the Biot-Savart's law, it becomes B2 is equals to mu naught upon 4 pi 2 I2 divided by R. So using 4 in 3, you got F1 is equals to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 divided by R. तो यहाँ से F1 आ जाएगी और F2 हम पहले से निकाल चुके हैं। See both are equal in magnitude, है ना, बट डायरेक्शन क्या होगी उनकी ऑपोजिट, जैसे कि यहाँ शो किया हुआ है, दिस वन इज टेंड टुवर्ड्स C2D2 एंड दिस वन इज टेंड टुवर्ड्स C1D1। दैट मीन्स दोनों कंडक्टर्स C1D1 और C2D2, अगर दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ने सेम करंट कैरी किया हुआ है और सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। So according to Fleming's left-hand rule, direction of F1 acts in the plane of paper and perpendicular to C1D1 directed towards C2D2। C1D1 के perpendicular होगा और C2D2 के towards होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, we can say that if the conductor current flows in same direction in two conductors, then they will attract each other with equal force, and if current flows in opposite direction, then the conductors will repel each other with equal force। अब यहाँ मैंने सेकेंड केस लिया है कि अगर I1 ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और I1 नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो F1 है दैट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द C2D2 कंडक्टर एंड F2 इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द C1D1 कंडक्टर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अब रिपेल करेंगे, क्योंकि करंट क्या है, फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द बोथ द स्ट्रेट कंडक्टर्स। और यहाँ से अब हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R आ गया था हमारे पास। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर, then F is said to be 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है 2 I1 I2 डिवाइड बाई R, I1 भी 1 है, I2 भी 1 एम्पियर है, R है हमारा 1 मीटर। सो 2 इंटू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू होती है बेटा 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ से डेफिनेशन हम 1 एम्पियर की डिफाइन कर सकते हैं, दैट 1 एम्पियर इज दैट करंट इन विच flows into infinite current is that current 1 ampere एक ऐसा करंट है that current which flows into infinite conductors placed at a distance of 1 meter apart from each other in free space। because free space क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने म्यू नॉट लिया है,
Okay, mu naught, epsilon naught, these are the values are in the free space, will attract or repel each other with the force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. That's it. Thank you so much.